एक बार फिर से प्रस्तुत है CDNP जिगमंड एजुकेशन प्रेजेंट्स ऑनलाइन फिजिक्स क्लास। आप लोग फुल कंसंट्रेशन से इसे समझने की पूरी कोशिश करें। यह ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड में और इसको समझते हैं। तो हम अपने बोर्ड पर आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वह एग्ज़ाम के हिसाब से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। आज हम फिजिक्स में गॉसेस थ्योरम समझेंगे, उसका स्टेटमेंट भी देखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गॉस की थ्योरम अगर अच्छे से समझनी है तो सबसे पहले फिजिक्स की कुछ अदर टर्म्स हमें समझनी पड़ेगी, तभी गॉस की थ्योरम हमको अच्छे से समझ में आ सकेगी। और सबसे पहली टर्म हम बताना चाहेंगे वह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यह अगर आपको पता नहीं है तो फिर गॉसेस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड यूज होगा और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या सोच सकते हैं, इसमें देखिए एक सरफेस के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, सरफेस के बारे में हम सोचते हैं। कोई भी सरफेस हो सकता है, कोई भी पृष्ठ हो सकता है। वो पृष्ठ चाहे रेक्टेंगुलर हो या फिर वो सरफेस कैसा हो, सर्कुलर हो, कैसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने ये लिया, ये देखो, अब सर्कल को फ्रंट से देखेंगे। अगर इसमें हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में सोचें, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस सर्कल को पार करती हुई उस पार जा रही है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हिंदी में कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं इस सर्कल को क्या करती हैं, भेदती हुई आर पार निकलती हैं। तो ये देखना है हमें कि इस टोटल सरफेस में से कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी है, हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी है। लेकिन कैसी कितनी है, वो इस सरफेस से जस्ट 90 डिग्री में होना चाहिए। कितनी डिग्री में होना चाहिए, 90 डिग्री में होना चाहिए। तो ऐसी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से संबद्ध क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। कहा जा सकता है, अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing normally through a surface in an electric field is called the electric flux linked with that surface। means यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट अपने मन में फिक्स करिए अच्छे से कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं तो इसका मतलब क्या मानेंगे आप, इसका मतलब मानेंगे
कि वहां पर एक विद्युत क्षेत्र E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कन्वर्सली कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप सोच लें कि वहां पर लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट जरूर होगी। और अगर हम इसके और बेस में जाएं तो हम कह सकते हैं कि एक फार्मूला आपने मैग्नेट में ही पढ़ा था और उसी के सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बताया गया था, बोला गया था। ये देखिए, इंटेंसिटी ऑफ जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन डी स्क्वेयर। सिमिलरली E इज इक्वल टू, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बदले कितना आ जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और अगर ARR वैक्यूम होगा तो K की वैल्यू 1 लगाएंगे और m के बदले क्या होता है Q होता है और यहाँ हम ले लेते हैं R स्क्वायर। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स क्या हुआ, इस लिंक को पकड़िए अच्छे से। अगर कहीं पर चार्ज प्लेस्ड है, कहीं पर कोई आवेश Q रखा है, ठीक है, तो वहां पर क्या बनेगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र जरूर होगा। जहां पर विद्युत क्षेत्र है वहां समझना पड़ेगा कि वहां पर ये बल रेखाएं जरूर होंगी, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट जरूर होंगी, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आगे हम यूज लगातार करते जाएंगे। फिजिक्स में हम आगे इलेक्ट्रिसिटी में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और भी टर्म पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। इसलिए बार बार ये लिंक को बिगाड़ना नहीं है। जहाँ पर Q है वहाँ E मानेंगे और जहाँ E है तो वहाँ क्या होगा, ये बल रेखाएं लाइन ऑफ फोर्स जरूर होंगी, ठीक है। तो इसमें कितनी बल रेखाएं, कौन सी बल रेखाएं, कितनी बल रेखाओं की संख्या जो इस सरफेस से लंबवत जा रही हैं, इनसे कैसा पास हो रही है, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, ठीक है। और ये सरफेस कहाँ रखा होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में रखा होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं इसी डायग्राम को और बेहतर रूप में यहाँ हम बताना चाहते हैं। ये देखिए, ये है इस डायग्राम में क्या, ये सर्कल देख रहे हैं, ये क्या है, सरफेस S है और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। इनमें एरो बना है, मतलब ये उनका डायरेक्शन शो करता है, इस तरफ जा रही है बल रेखाएं, मतलब विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये E वेक्टर, जिसमें सरफेस S रखा गया है और सब की सब ये बल रेखाएं। इसके मुकाबले देखा जाए तो कैसी पोजीशन में है, इसके मुकाबले अगर हम देखेंगे तो सब की सब परपेंडिकुलर पोजीशन पर है। यहाँ से देखा जा सकता, आसानी से देख सकते, देखो ये देखा, यहाँ से कितना एंगल बन रहा है चेक कर लीजिए, कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इस सब की सब जितनी बल रेखाएं इससे लंबवत होकर के जा रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, लिंक्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस। याद रखना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलना है बार बार, हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे क्या होता है, लिंक होता है। कोई जैसे किसी बर्तन में पानी भरा होता वैसा नहीं है, इसमें बल रेखाएं जा रही हैं, उससे टच करके जा रही हैं, लंबवत जा रही हैं। उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स का मतलब आप लोग समझ गए हैं। लेकिन एक प्रश्न बनता है, अगर ये बल रेखाएं क्या हैं, इनके परपेंडिकुलर ना होकर के ये बल रेखाएं कैसी हैं, थीटा एंगल पर जा रही हैं। कितने एंगल पर जा रही हैं, थीटा एंगल पर जा रही हैं ये लो। तब फिर हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस बात की चर्चा हम करते हैं। आगे इस बात को और समझ लें कि अगर हमको विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे निकालना है, तो फिर इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली देना पड़ेगी।
मैथमेटिकल डेफिनेशन इसको डिफाइन इस प्रकार से किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और ये होता है E इंटू एस। मतलब क्या बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इसके क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब ये इनटू होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कैसा है? अगर परपेंडिकुलर ना हो तो ये एक डायग्राम हम और लेते हैं। ये देखिए, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर स्थिति कौन सी रहेगी? ऐसी रहेगी। ये देखिए, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, और ये जो सरफेस एरिया है वो कितना है? ये S है। याद रखिए, कोई भी सरफेस एरिया होगा उसका जो डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना पड़ेगा? ds वेक्टर। ये इसका क्या है? ये इसका डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? सरफेस एरिया का। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर ये विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल जहां पर 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अगर ये पूरी की पूरी लाइन सीधी निकल जाती तो एंगल कितना होता? 0 होता। लेकिन यहाँ पर 0 ना होने के बदले क्या है? ये थीटा एंगल है। तो ऐसी स्थिति में हम फिर फाई की गणना कैसे करेंगे? बात को समझिए। फाई इज इक्वल टू होता है E इंटू एस। कब होता है ये? जब बल रेखाएं लाइन ऑफ फोर्स इससे परपेंडिकुलर पास हो, या यूं कहा जाए जब इस एंगल की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। ठीक है। अगर 0 होगी तो ये रेखाएं कैसी? ऐसी सीधी हो जाएंगी, ऐसा जैसा ये ds वेक्टर जा रहा है उन्हीं के साथ में चली जाएंगी। इस वजह से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होंगे। तरीका क्या होगा ये समझिए। ये जैसे यहाँ पर कितना है, ये समझ लो ये है E, इसको हम मान लेते हैं क्या है ये E है। ठीक है। ये एरो मान लो, यहाँ पर E वेक्टर है ये। अब इसको होना चाहिए था कैसा? इसको होना चाहिए था ऐसा, लेकिन नहीं है। यहाँ पर एंगल कितना हो गया है? ये एंगल थीटा हो गया है। तो हम क्या करेंगे? इस E को टू राइट एंगल कंपोनेंट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे? एक राइट एंगल कंपोनेंट में एक ये कहलाएगा, यहाँ से ऊपर बना दो, और एक बना दो इसी के साथ में। ठीक है। मतलब एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। ये E को दो समकोणिक घटकों में तोड़ दिया गया। समकोणिक घटक मतलब कितना कहलाता है? ये 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ थीटा है, मतलब ये बेस कहलाएगा, तो ये कौन सा घटक कहलाएगा? कॉस कहलाएगा। इसको हम कहते हैं E cos थीटा, और ऊपर वाला क्या होगा? E sin थीटा। अब समझ सकते हो कि यहाँ पर जो E वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए था? इस तरफ होना चाहिए। तो अकेला E तो नहीं है, लेकिन हम एक टर्म मिल चुकी है। वो कौन सी मिल गई है? E cos थीटा। E के बदले कौन सी मिल गई है? E cos थीटा। तो जहां पर ये E लिखा हुआ है वहां पर हम यूज क्या कर सकते हैं? E cos थीटा। तो फिर थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा? थीटा एंगल के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना? E cos थीटा इंटू कितना? S। इसको और अरेंज करने से तो ES cos थीटा। ठीक है। समझ गए सभी लोग? इस प्रकार से ये फार्मूला मेन कहलाएगा किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा। ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमें यूनिट जरूर लिखनी पड़ेगी और क्वेश्चन में अलग से ही पूछा जा सकता है SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ फाई कितनी होगी? SI यूनिट ये यहाँ से देख सकते हैं, E की यूनिट लिख दें और S की यूनिट लिख दें। E क्या है? इंटेंसिटी, तो न्यूटन पर कूलम, और S मतलब एरिया है, तो एरिया की यूनिट कितनी होती है? मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यही यूनिट हो जाएगी। इसको और अरेंज करके लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू कूलम को ऊपर ले चलो माइनस हो जाएगा और मीटर का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसकी SI यूनिट होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम E को ही, यहाँ पर E को ही समकोणीय घटकों में तोड़ें। किसमें? ये देखिए, ये वाला जो DS देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमने ब्रेक किया है, ये वाला क्या था? ये लिख दिया था हमने। ये क्या था? ये E, ये cos थीटा, और ऊपर वाला जो था वो क्या है? E साइन थीटा। ये अपने मतलब का नहीं है, काम यूज नहीं है इसका, इसलिए कई बार डायग्राम में लोग सिर्फ इसी को लिखते हैं और कई बार लिखते भी नहीं है, लेकिन हमें लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम E वेक्टर को ही राइट एंगल कंपोनेंट में ब्रेक करें। हमारा मन कहता है कि हम किसको? S को ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब S को तोड़ना चाहते हैं। एरिया, सरफेस एरिया जो लिखा हुआ है उसी को हम ब्रेक करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक डायग्राम और बनाया है हमने, ये ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? इसमें ये है अपना E वेक्टर, ये देखिए, और ये जो एरिया, सरफेस एरिया, ये वाला क्या है? ये S है ये। ठीक है, अब रियल में क्या होना चाहिए? E वेक्टर, ये देखिए E और जो सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया है, ये कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये देखिए ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि इसको तोड़ करके E को यहाँ इसके साथ में ले आए, E cos थीटा बना दिया हमने। अब जरूरी नहीं कि इसको ही घुमाएं, हम इस सरफेस को घुमा सकते हैं ना। ये देखिए सरफेस S को हमने ब्रेक कर लिया, ये थीटा एंगल से घुमाया, मतलब ये वाला कहला जाएगा अपना E cos थीटा, नहीं E नहीं, S cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? S cos थीटा। S को ब्रेक करेंगे, समकोणीय घटकों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये S cos थीटा। और यहाँ से एक और बना दे, ऐसा करके बनाया नहीं हमने, यहाँ से एक ऐसा करके एक और बना सकते हैं, ऐसा करके यहाँ से पूरा ये। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? साइन कहलाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब समझ, डायग्राम को ध्यान से देखिए, पूरे कंसंट्रेशन से देखिए कि E वेक्टर S के साथ परपेंडिकुलर तो नहीं है, लेकिन S cos थीटा के साथ परपेंडिकुलर है। चेक कर लो अच्छे से, देख लो ये है, ये लाइनें S cos थीटा के क्या है? परपेंडिकुलर है। मीन्स S को अगर स्प्लिट करते हैं हम तो हमको मिलता है S cos थीटा। तो अब S cos थीटा और E बोथ आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या? E हो जाएगा इंटेंसिटी, ये हो जाएगा। अब इनटू क्या करना है? जो परपेंडिकुलर हो, तो S नहीं है, क्या है? ये S cos थीटा है। इस वजह से फार्मूला वही बनेगा, ES cos थीटा, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया, मेथड बदल गई है। ठीक है, अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, पता नहीं है आप लोगों को कैसे लिख दिया? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट,
ये फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा या मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए बी कॉस थीटा जैसे लिखा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाता है, तो यहाँ पर ई एस कॉस थीटा लिखा है तो हम उसको ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, कैसे लिखना है, हम बताते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस रूप में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्सप्लेन एंड राइट एसआई यूनिट। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं समझाते हुए एसआई मात्रक लिखो। डेफिनेशन लिख देंगे, जैसा हमने बतलाया वही लिख दी है हमने यहाँ पर। और इसको किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। और इसको इसकी वैल्यू जितनी है फार्मूला वो हमें लिखना पड़ेगा। फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा या वेक्टर फॉर्म में फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये फार्मूला हो जाएगा। और लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा क्या, एस आई यूनिट। एस आई यूनिट वही जो बतलाई हमने, न्यूटन प्रति या पर कूलाम, मतलब कूलाम इनवर्स एंड मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें चर्चा करना चाहेंगे कि अगर आपको फाई निकालना है, अगर फाई निकालना है आपको, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ई पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, एस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ई तो पता होता है, लेकिन एस अगर कोई रेगुलर शेप है, ऐसा जैसे पैरेललोग्राम बना दिया हमने, स्क्वायर बना दिया, सर्कल बना दिया, इस टाइप से, या स्फीयर बना दिया, तो उनके सरफेस के फार्मूले होते हैं और उनकी वैल्यू हमको पता होती है। लेकिन अगर कोई सरफेस, क्लोज सरफेस कैसा हो जाए, ये इस प्रकार का हो जाए, नॉन रेगुलर शेप का, अनियमित आकार का हो जाए, तब हम उससे संबद्ध फ्लक्स का मान कैसे निकालेंगे। इसका मान निकालना थोड़ा कठिन है और इसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते थे, लेकिन साइंटिस्ट गॉस ने इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से किया। उन्होंने एक थ्योरम दी, एक प्रमेय दी, और उस प्रमेय की मदद से हम इस बंद पृष्ठ से किसी भी साइज का, किसी भी आकार का हो वो, उससे संबद्ध फ्लक्स का मान हम निकाल सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल इस प्रकार से है, स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is placed in a uniform electric field 20 Newton per coulomb such that normal on the frame make an angle 60 degree with the direction of electric field. Calculate the electric flux linked with the frame. 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फ्रेम को किसी विद्युत क्षेत्र पे 20 न्यूटन प्रति कूलाम में पृष्ठ के अभिलंब से 60 अंश कोण बनाते हुए रखा गया है। उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। इसमें क्या क्या हमको दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले वर्ग की भुजा साइड दी गई है, इसको हम लिख देते हैं A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम
देखते हैं क्या दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है, देखिए कितना दिया है, ये 20 दिया गया है। मीन्स किसकी वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है। ए इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलाम। अब हमें निकालना क्या है, फाई निकालना है। थीटा भी दिया गया, देख लीजिए 60 डिग्री है, ये किसकी वैल्यू है, ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। निकालना क्या है, फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, हमारे पास देखिए फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ई हमारे पास है, एस भी है क्या एस? एस नहीं है। अच्छे से देखिए यहाँ पर कितना दिया गया, ए दिया है। यहाँ जरूरत किसकी है, एस की जरूरत है। इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एस बनाना होगा। तो तुरंत साथ ही सेंटीमीटर में है, तो हम क्या कर लें, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम सिस्टम में होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ लिखेंगे फर्स्ट। सबसे पहले एस, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग, स्क्वायर साइड। वैल्यू कितनी है, ए की 0.1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखें, होल स्क्वायर कितना निकल आएगा, 0.01 स्क्वायर मीटर। तो ये आ गया, पहले किसकी वैल्यू आ गई, ये एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये एस की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, तो आएगा फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू है 20, एस की वैल्यू है 0.01 और cos 60। फिर सॉल्व करेंगे पूरे इत्मीनान से। इसमें बायो वाले स्टूडेंट भी रहते हैं, तो बहुत आसानी से करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट कर देते हैं, 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा। 1/10, 1/10 का मतलब कितना होता है, 1/10 का मतलब होता है 0.1। कितना होता है, 0.1। ये फाई की वैल्यू है। यूनिट जरूर लिखी जाएगी, न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 मार्क्स के लिए या फिर MCQ में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बहुत आसान है, और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आप लोग और भी सॉल्व करें, ज़रूर बनेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आज हुआ, लेकिन गॉस का थ्योरम नहीं हो पाया है। इसे हम सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसकी तैयारी करिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझा है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको बार बार आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए। जब पूरा क्लियर हो जाए तो फिर एक बार मनन करें और रफ में उसको लिख के देखें, और फाइनल अपना टेस्ट लें, और फिर उसका फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम चैनल में हमारे पास ज़रूर भेजें। चेक करेंगे हम, और इसके बाद आप लोगों की मार्किंग भी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, टेक केयर।